अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह से खिताब करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर इस टाइम खिताब कर रहे हैं। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. There have been people blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. अगर वाकई में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है तो रेडिएशन क्यों नहीं फैला? 400 किलो यूरेनियम है। 400 किलो यूरेनियम कहां गया? वो जमीन में। और तीसरा बड़ा सवाल आप सबके मन में आज जरूर आना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि अब क्या पूरी दुनिया एक कदम दूर है वर्ल्ड वॉर से? डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. दोस्तों, अब तक ईरान IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उनके तमाम दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। अब तक जितनी भी जांच हुई है कहीं यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब है। मगर जाहिर सी बात है, जब आप एक देश को लगातार ब्लैकमेल करेंगे तो उसके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। जब आप उसका वजूद खत्म कर देना चाहते हैं तो उसके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने ईरान के बारे में क्या कहा था कि ईरान अगर मुझ पर हमला करने की सोचेगा तो दुनिया के मानचित्र से हम ईरान को हटा देंगे। और यह कैसे हो सकता है दोस्तों? कहीं ना कहीं ट्रंप के इस बयान में परमाणु हमले की चेतावनी थी, उसकी धमकी थी। तो सवाल यह कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का इस्तेमाल कौन कर रहा है, अमेरिका या ईरान? याद कीजिएगा उस वक्त ट्रंप ने क्या कहा था कि मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 26 जून 2025 है और थर्सडे है, जुमेरात का दिन है। इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरा मकसद है वीडियो बनाना। मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं अपना ज्ञान, अपना इल्म, जो कुछ मुझे मालूमात है वो मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं, ख़ास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, दुनिया के लिए, लेकिन ख़ास करके इन मुल्कों के लिए कि ये मुल्क में आने वाले थोड़े ही समय में, बिल्कुल अनकरीब थोड़े ही समय में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये खित्ता जो है जंग का मैदान बनने वाला है। कौन कहां से कैसे हमला करेगा ये तो आप अपनी आंखों से देखना थोड़े समय के बाद। और इस बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बनाता हूँ। बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और फेसबुक, यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। और
मेरा वीडियो बनाने का मकसद पैसा कमाना, नाम, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत ये सब नहीं है। इसीलिए आज सुनने वाला जो माहिर हैं, जो वीडियो बनाने वाले हैं, टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको मालूम होगा कि मुझे बोलने का तरीका भी ठीक तरह से नहीं मालूम है, डायलॉग मारने का भी कैसा बोलना चाहिए वो भी नहीं मालूम। लेकिन जैसे तैसे भी हो सकता है मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूं, ताकि आप लोग होशियार हो जाएं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के हुक्मरान होशियार हो जाएं। ख़ास करके हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के फ़ौज, हिंदुस्तान के जो भी इंटेलिजेंट है, चाहे वो SBI हो, CID हो, CBI हो, पुलिस हो, NIA हो, LED हो, ED हो, और इसके अलावा रो और जो भी एजेंटों की एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंट की एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियों को और गवर्नमेंट सर्वेंट को, वकील, जज, इन सब को आगाह करना है, बताना है, समझाना है कि तुम्हारे कंधे पर भारत की जिम्मेदारी है, भारत का भार है, तुम्हें संभालना है। अगर तुम भारत की सुरक्षा ना करो तो भारत की सुरक्षा कौन करेगा। अभी बहुत नाजुक दौर आ रहा है भारत के लिए, बहुत, और भारत की ही बेवकूफ़ी की वजह से भारत को बहुत नुकसान होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आज मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सलीके के साथ, बिल्कुल आस्ते आस्ते, बहुत प्यार से समझाऊं। पता नहीं मेरी वीडियो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक अभी तक पहुंची कि नहीं पहुंची। मैं चाहता हूं कोई ना कोई हिंदुस्तान की हुकूमत तक, पुलिस तक, किसी इंटेलिजेंट एजेंसी तक मेरी वीडियो पहुंचा दे, ताकि उन्हें इस बात पर सोचना पड़े, सोचने पर वो मजबूर हों कि आने वाले समय में उनका देश चला जाएगा। और जो मैं आगे बताने वाला हूं वो भी, उस पर भी गौर करें, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और हिंदुस्तान भी उसी तरह खंडर होने वाला है जैसे इस वक्त गज़ा का खंडर, लेबनान का खंडर, इज़राइल का खंडर हिंदुस्तान देख चुका है। देखो, एक ताकतवर मुल्क था जिसके सर पे, ताकतवर इसलिए था, बहुत लोग कहते हैं बहुत छोटा था, ये था वो था, नहीं, छोटा ज़रूर था लेकिन उसके सर पे बड़े बड़े मुल्कों का हाथ था, पूरा सपोर्ट था, तो वो बड़ी ताकत हुई। जैसे बड़े बड़े मुल्क बड़े ताकतवर थे, वैसे वो भी बड़ा ताकतवर था, इज़राइल। किसी को क्या मालूम कि आने वाले थोड़े ही समय में इज़राइल खंडर हो जाएगा। अगर खंडर होने से पहले बताया जाता कि इज़राइल ज़्यादा ड्रामा मत कर, तू खंडर हो जाएगा, तो बड़ी बड़ी बातें करता, हमें कौन हाथ लगा सकता है। बात समझ आती, जब इंसान ताकतवर होता है उसको गुरूर, घमंड, अहंकार हो जाता है, और उस अहंकार में वो गलत सोच उसके अंदर पैदा होती है। वो सोचता है कि मैं ताकतवर हूं, मेरे कंधे पर बड़ी बड़ी ताकत का हाथ है, मुझे कोई नहीं मार सकता। इज़राइल की सोच है ना, मेरे साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, सारी दुनिया के सुपर पावर, वो जो नेटो ताकत है वो हमारे लिए है, हमको कौन मारेगा। लेकिन देखो, अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, नेटो भी है, यूरोप के तमाम कंट्री हैं, उसके बावजूद भी इज़राइल खंडर हो गया ना, कि भी बताने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है, हो गया। अब आप चाहे जितने बड़े सुपर पावर हो, अमेरिका चाहे जितना बड़ा सुपर पावर हो, लेकिन इज़राइल तो खंडर हो गया ना। गजा की तरह वो लोग भी अपनी जान बचा रहे हैं, भाग रहे हैं। मैंने कई वीडियो देखा, पहाड़ों पे भाग रहे हैं, बेसमेंट में, बंकर में छुप रहे हैं, अपनी जानें बचा रहे हैं। बड़े बड़े इमारतें, पूरा शहर का शहर खंडर हो गया है ना। क्या उखाड़ लिया आपने? बहुत कुछ। अगर आपने उखाड़ भी लिया है तो क्या हुआ, आप तो खंडर हो गए ना। दुश्मन को मार के मरे तो क्या मरे, अपनी हिफाजत करके दुश्मन को मारो तो जाने बहादुर हो, लेकिन खंडर तो हो गए ना तुम। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान को समझा सकूं। हिंदुस्तान इस वक्त अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझ रहा है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अपने घमंड और गुरूर में, अहंकार में डूबे हुए हैं। उनको ये नहीं पता है, मैं बार बार समझा रहा हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत जाने वाली है, हिंदुस्तान अनकरीब खंडर हो जाएगा, लेकिन वो अभी अपने ताकत के गुरूर में, घमंड में ही है। और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे छूटे हुए हैं, अमेरिका ने छोड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान में जो अमेरिका के दल्ले हैं, जो अमेरिका का टुकड़ा खाते हैं, अमेरिका
जिनके गले में अमेरिका का पट्टा है, उन्होंने कुत्ता बना रखा है और उनको पाल रखा है, गले में कुत्ते का पट्टा डाल के बांध रखा है। उनको टुकड़ा जब डालते हैं तो वही टुकड़ा उन लोगों को भी जाता है थोड़ा बहुत, जो भौंकते हैं। बहुत से लोग छोटे छोटे कुत्ते हैं, जो पिल्ले हैं, कुत्ते नहीं पिल्ले हैं, वो भौंकते हैं बहुत। अब आजकल आप देखेंगे कि जैसे एक दिल्ली में दीपक है, कोई दीपक नाम का कोई है, पता नहीं दीपक तिजोरी है कि दीपक सैयावा है, दीपक उल्लू है, दीपक बेवकूफ़ है, दीपक मोटू है, माँ पता नहीं क्या है। और एक लड़की है, लड़की 2-3 थी, बहुत भौंकने वाली थी, लेकिन एक तो लापता हो गई, पता नहीं कहाँ लापता हो गई। यूपी में कहीं वो गई थी, वो जेल में चली गई थी, जब से उसका मुंह दिखाई नहीं दे रही। वो कौन सा पंडित खुशबू बदबू क्या नाम था उसका, बहरहाल जाने दो, मुझे नाम से क्या लेना देना। एक साजिया नाजिया कोई है, कोई ऐसा कुछ लड़की है शायद, वो बहुत कुछ इस्लाम के खिलाफ बोलती थी, मुसलमानों के खिलाफ बोलती थी। अभी वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोलते बोलते वो ईरान के मुसलमानों के खिलाफ भी बोलने लग गई है। और इतनी वीडियो बनाती है कि भरी पड़ी है यूट्यूब पर, टिकटॉक पर उसकी वीडियो। तो मैं पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ, मिलिट्री फोर्स, अपने हिंदुस्तान के फौज को कहना चाहता हूँ कि जरा सोचो कि इस लड़की को, इन लोगों को इतना बोलने की क्या ज़रूरत है। क्या इनको बोलने के लिए छोड़ा गया है? भाई एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 10 बार अपने कमेंट, आपका बिजनेस हो गया है बोलना, रोज का रोज 10-12 वीडियो बना के डालना, और भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ। और वो अभी तो वो ईरान के मुसलमानों के खिलाफ बोलने लग गई, और इजराइल अमेरिका की बड़ी तारीफ करती है। आखिर बात क्या है? समझ में कुछ आता है? वैसे हमारे हिंदुस्तान के लोग सारे तो अनपढ़ जाहिल गवार तो नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे हुए, फौज में बहुत सारे पढ़े लिखे हो। मैं नहीं कहता कि सारे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ जाहिल गवार तो भरे हुए हो। जब इतना नहीं समझ सकते तो मेरे हिसाब से तो जाहिल ही हो, क्योंकि समझ कर जो ना समझे, मेरी समझ में ना समझ है, ऐसी बात है। तो हिंदुस्तान की फ़ौज में, पुलिस में, इंटेलिजेंट में, और तमाम CBI, SDI, CBI, क्या बोलते हैं यार, CID, NIA, लेडी बिडी जितने भी हैं इंटेलिजेंट, इनको दिमाग नहीं है क्या? ये सिर्फ कुत्ते की तरह क्या वो अमेरिका का टुकड़ा खाने के लिए बैठे हैं? ये नहीं सोचते। एक बात आपको समझ में नहीं आती, बहुत सारी फिल्मों में ये डायलॉग मारी जाती है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि जो हथियार दे वो दोस्त नहीं होता, और जो एक चमाट मार के समझा दे वो दुश्मन नहीं होता। और इस तरह की मिसालें बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ही बताऊंगा। जब आप स्कूल में जाओ, अगर आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका जो भी स्कूल है, मदरसा है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जहाँ भी आप जाते हो। अब एक स्कूल की बात लेता हूँ। जो एक बच्चा, माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, स्कूल में अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो क्या मास्टर क्या करता है? उसको डंडा से मारता है। क्यों? इसलिए कि वो पढ़े, पढ़ाई में दिल लगाए। मास्टर उसको बंदूक नहीं देता। अगर मास्टर बंदूक दे तो मतलब मास्टर दुश्मन है, उसको पढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए हथियार देने वाला दोस्त नहीं दुश्मन होता है। हथियार तब दे जब जान को खतरा हो। जब जान को खतरा नहीं तो हथियार देना ये गुमराह करना है। और कोई अगर तुमको बुरा भला बोल के समझाता है तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, समझ लो कि वो तुम्हारा दोस्त है। क्योंकि मीठी बातों में छुरी छुपी होती है और कड़वी बातों में कुछ नसीहत होती है। इस बात को इंटेलिजेंट समझो। इजराइल आपको हथियार देता है, अमेरिका आपको हथियार देता है। क्यों देता है? ये लोग बहुत शाणे लोग हैं, अपने मतलब के लिए देते हैं। आप भी अगर समझते हो तो ये सोचते होंगे कि जो लोग समझदार होंगे बोले सोचते होंगे यार देता है तो क्या हुआ, हम दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चलो हम अमेरिका इजराइल से हथियार लेके पाकिस्तान को ठिकाने लगा सकते हैं। मगर क्यों? यही सोचना जरूरी है। वो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें हथियार दे रहे हैं। बहरहाल मैं थोड़ा बोलूंगा इस बात पर, इसलिए कि उनको अपने रास्ते का कांटा साफ करवाना है तुमसे। तुम पाकिस्तान को तो मार नहीं सकोगे। तुम्हारे सर पे जो पाकिस्तान का खतरा है वो टल तो नहीं जाएगा।
अलबत्ता वो उनका रास्ता साफ हो जाएगा, वो अपना रास्ता साफ कर रहे हैं उनकी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि उनको गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है और दुनिया में डिवाइड एंड रूल करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है। तो हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस सुनो, और हिंदुस्तान के तमाम लोग सुनो। सब लोगों को समझने की जरूरत है जो काम की बात बता रहा हूं मैं। अब ये आज मैं 3-4 वीडियो जो भी बना सकूंगा उसमें आपको ये समझाऊंगा कि हिंदुस्तान अब खंडर होने वाला है, हिंदुस्तान अब बुरी तरह बर्बाद होने वाला है, बर्बादी के कगार पे हिंदुस्तान को दौड़ा दिया जाएगा। इसलिए मैं पहले बता रहा हूं ताकि अगर अकल है तो सोच समझकर कदम उठाना और अपने आप को महफूज करना, हिफाजत करना अपने आप की। और अगर बेवकूफ़ हो तो अपने अहंकार में जाओ, तुम्हारा मुसलमानों का कुछ नुकसान नहीं कर सकोगे तुम। बहरहाल देखें मैं जो समझाना चाहता हूं, हिंदुस्तान ने अभी अभी फिलहाल मई 2025 में 6-7 मई 2025 में पाकिस्तान पे हमला किया था। 4 दिन की जंग हुई थी और पाकिस्तान ने जो एक 20-25 करोड़ का मुल्क है, 140 करोड़ वाले हिंदुस्तान को मार मार के भगा दिया। हिंदुस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ। 5 राफेल मार के गिरा दिए। बड़ी अकड़ थी राफेल को लेकर के कि पाकिस्तान के पास चाइनीज़ जेट है, वो कुछ काम के नहीं, हमारे पास फ्रांस के राफेल है। नींबू मिर्ची नारियल वारियल सब फोड़ के दबा के मार के मिर्ची का हार पहना के हमारे राजनाथ साहब लेकर आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। ठीक है, अब चाहे हिंदुस्तानी खुशियां मनाएं चाहे पाकिस्तानी खुशियां मनाएं, मेरा मतलब मकसद जीत हार का नहीं है। मेरा मकसद ये बताना है कि आपको अमेरिका ने इस्तेमाल किया, आप अमेरिका के लिए गए थे, पाकिस्तान पे हमला किए और वहां बेगुनाह लोगों को मारा, मस्जिदों पर मदरसों पर हमला किया, रहायशी इलाके में हमला करके न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मारा, जख्म पहुंचाया। किसके लिए? अमेरिका के लिए। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान की खुद हुकूमत है और हिंदुस्तान की फौज है और अमेरिका, इजराइल है। इन्होंने करवा के पाकिस्तान पे हमला करवाया था। क्यों करवाया था? मेरे ख्याल से एग्जैक्टली तारीख तो मुझे नहीं पता, लेकिन 16, 17, 18, 19 ये इसी दरमियान मई अप्रैल को 16, 17, 18, 19 अप्रैल को इसी आसपास ओमान में उनका जो कैपिटल सिटी है मस्कत, वहाँ पर ईरान और यूएस की बात होने वाली थी और बहुत धमकाया जा रहा था कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानेगा तो हम ईरान पे हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, सुबह में करेंगे, शाम को करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ईरान नहीं झुका तो अमेरिका ने हमला नहीं करने की हिम्मत ज़रूरत नहीं की, बल्कि 17, 18, 19 को जो भी ये बातचीत हुई उसके बाद जब ईरान नहीं झुका तो 20 तारीख को हिंदुस्तान के ही मिनिस्टर संजय साहब को ये उनके कहने के मुताबिक 20 तारीख को पहलगाम में जहां पर लोगों का आना जाना बंद किया गया था वो खोल दिया गया, लोगों को जाने आने दिया गया। और 20 तारीख को जब लोग जाने आने लगे तकरीबन 2000 लोग का जाना आना हुआ और 22 तारीख को आतंकवादी का हमला करवा दिया गया। और 6-7 मई की रात को पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला भी कर दिया। क्या लगता है तुम्हें? क्या मेरी बात गलत है? यूएस ने ईरान को नहीं झुका सका, इसके लिए यूएस, इजराइल ने और हिंदुस्तान की हुकूमत ने मिलकर पहलगाम में हमला करवाया, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इसी बहाने से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। क्यों? कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान के जब महायुद्ध शुरू होगा, घमासान युद्ध होगा, तो हम 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे ईरान में और ईरान को ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसमें नाकामी हुई। हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं झुका सका, नहीं मार सका, उल्टा मारने गया था, उल्टा मार खा के आया और 5 राफेल बर्बाद करके आया, जो भी है एक S4 बर्बाद करके आया। और कहते हैं कि मिसाइल का बड़ा ज़ख़ीरा, मिसाइल का जो स्टोर था बहुत
ज़्यादा पैमाने पर मिसाइलों का, ब्रह्मोस का और वगैरह वगैरह मिसाइलों का, वो सब पाकिस्तान ने सब नष्ट कर दिया। तो पाकिस्तान के मार खाने के बाद उन्होंने जब हिंदुस्तान की फ़ौज ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने जब ये सिचुएशन, ये हालात बताई अमेरिका को कि देखो भैया ये तो पाकिस्तान हमको मार रहा है, हमारा इतना इतना नुकसान हो गया है, तो अमेरिका इजराइल ने कहा ठहरो जरा, तुम लोग रुको, अभी कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मार दे तो फिर हमारा काम ना हो पाए। हमें ईरान को मारना है, तुम्हारे जरिए पाकिस्तान को मारना है, तुम्हारे जरिए चाइना को मारना है। तो सोच समझ से वो काम लेते हो, कह रहे ठहरो जरा, अब सीज़ फायर करवाते हैं। उन्होंने 4 दिन में सीज़ फायर करवा दिया। 4 दिन में सीज़ फायर करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हिंदुस्तान तो कमज़ोर है, अब तुम थोड़ा अपनी हालत सुधारो, जब तक हम खुद ईरान को डराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 13 और 14 की रात में, शायद 13 तारीख को शायद, या 13-14 की रात में उन्होंने 200 जेट फाइटर से उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। 200 जेट फाइटर से ईरान पर हमला कर दिया। 14 तारीख के बाद रात जो आई, उस रात में या 14 तारीख को ईरान ने धड़ाधड़ इजराइल में मिसाइल मारना शुरू कर दिया। उसके बाद का वाक़या तो आपको सब पता है, और आज तक, आज 26 जून है, आज तक तो इजराइल जो है वो पूरा खंडर हो चुका है। सारा वाक़या अब आपके सामने रख लो, देख लो कि 14 जून से, 14 जून 2025 से आज 26 जून 2025 है, इसके दरमियान जो कुछ भी ईरान ने हमला किया है, इजराइल पूरा खंडर हो चुका है, हो गया है ना। इजराइल ने सोचा कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सका, पाकिस्तान का महायुद्ध नहीं हो सका, तो लाओ हम थोड़ा डराते हैं ईरान को, हमला करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। उसको खबर भी मिली थी, वो कि चारों तरफ से काम कर रहे थे ना। अब मैं हिंदुस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला किया था, उस वक्त इजराइल ने ईरान पे हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान खुद हिंदुस्तान से जंग में मुब्तला हो गया है, वो ईरान की मदद करने नहीं जा सकता, वो अपनी हिफाजत करेगी, ईरान के लिए लड़े। इधर वो ईरान पे हमला कर देते तो थोड़ा उनके लिए और आसानी होता, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा था नहीं कि हम हिंदुस्तान से काम करवा लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान बेचारा मार खा के आ गया। अब वो मार खा के आ गया तो बोले भैया अब तुम ठहराओ जरा हम कोशिश करते हैं। जब वो कोशिश करने गए रात के अंधेरे में, उन्होंने भी रात का अंधेरा चुना, 200 फाइटर से, जेट फाइटर से उन्होंने हमला किया, तो उनके भी 3, 4, 5 F-35 गिराने का दावा किया ईरान ने। बहरहाल ईरान ने अगर दावा किया है 35 मार गिराने का, तो उन्होंने जो इजराइल को खंडर कर दिया है, वो सबूत है कि उनका दावा सही होगा। बहरहाल सही हो या गलत हो, तो अब जो है उसमें भी इजराइल फेल हो गया, यानी कि इजराइल भी ईरान से मार खा के बैठ गया अभी। ठीक है, इजराइल भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से मार खा के बैठा, फिर इजराइल बोला अब मैं ट्राई करता हूं, वो भी ईरान से मार खा के बैठ गया, अपना पूरा मुल्क खंडर कर लिया। इसीलिए बोलता हूं हिंदुस्तान अब खंडर होने वाला है। ये अभी ये वीडियो का टाइम खत्म है, अगला वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पे हमला किया। उन्होंने कहा कि हम उनके परमाणु ठिकाने को उड़ा दिया है। अब इस बात पे मैं थोड़ा कमेंट करूंगा अगले 2-3 वीडियो पर, तो आप मेरी वीडियो मुसलसल देखते रहो, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल ये हिंदुस्तान क्यों खंडर बनने जा रहा है। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें
बेगैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।